ऑफ ज्योग्राफी मेन सीरीज़, जहाँ पे हम रिसोर्सेज को कवर कर रहे हैं, राइट। इससे पहले वाला लेक्चर जो 6 लेक्चर था उसमें भी हमने रिसोर्सेज को ग्रेट डिटेल्स में देखा था। आज हम जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद एक लेक्चर में आपको डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करवा दूंगा, राइट। तो जो आज का क्लास का जो भी कंटेंट है ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछ रखे हैं मैंने कोशिश किया है कि वहीं से जो आपका कंटेंट है वो पिक किया जाए, राइट। मैंने थीम्स उठा के इस कंटेंट को डिज़ाइन किया है। तो एक एक करके देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कराया था, राइट। तो उसमें आपने देखा था कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पूछते हैं, तो इसको तो हमें किसी भी कॉस्ट पे छोड़ के नहीं जा सकते, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यहाँ पे देख लो। थोड़े बहुत करेंट अपडेट्स होते हैं, राइट। बाकी तो सब सेम ही होते हैं, बेसिक्स। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता रहेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे अगर दोबारा आपका विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलर एनर्जी। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे सोलर एनर्जी को? तो अपने लैंग्वेज में ही डिफाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो लिखा है वही उसी से तुम डिफाइन करोगे, राइट। तो कोशिश मेंस में मैं हर लेक्चर में इस चीज़ को रिटरेट कर रहा हूँ कि आप कोशिश करो कुछ भी आए उसको डिफाइन करने का खुद को, इसको एज अ गेम लो, राइट। तो सोलर एनर्जी क्या है आपका? पहला चीज़ सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो उसके बाद सेकेंड चीज़, कहाँ से डिराइव हो रहा है ये एनर्जी? तो सनरेज से, राइट। तो यू कैन राइट दैट कि सोलर एनर्जी काइंड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस सन, राइट। अब यहाँ पे फॉर्म्स देखो, तो ये आपका थर्मल और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों को ये हार्नेस कर सकता है फ्रॉम सोलर एनर्जी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी सिर्फ आपके थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, बल्कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इससे तो आप अवेयर हो गई कि जो आपके सोलर पैनल्स लगते हैं वो क्या करते हैं, वो सनरेज को, जो सन से जो एनर्जी आती है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, राइट। तो ये सब आप साइंस में ही बेसिक पढ़े होगे। उसके बाद देखो यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर हमें देखना है, तो जैसे ये हम ट्रेंड देख रहे हैं, है ना। हर जो भी हम एनर्जी रिसोर्सेज या फिर मिनरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं तो उसका हम टॉप प्रोड्यूसर ज़रूर देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या आपको एब्जॉर्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ग्लोबली देखेंगे और फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इंडिया में कौन से स्टेट्स जो हैं आपके टॉप प्रोड्यूसिंग है, राइट। तो सबसे पहले टॉप प्रोड्यूसर में चाइना आता है आपका, फिर यूएसए, फिर जापान, जर्मनी और उसके बाद आता है इंडिया। मतलब टॉप 5 में आपके इंडिया प्रेजेंट है और इंडिया काफ़ी अच्छा भी कर रहा है, राइट। खासकर जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद जो हम देख रहे हैं इंडियाज़ पोटेंशियल क्या है? बीइंग अ ट्रॉपिकल नेशन। तो आपको पता है कि हमारी कंट्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो सदर्न साइड है, राइट, वो आपके किस रीजन में लाई करता है? ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो सन रेज होते हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड होते हैं, राइट। सो बीइंग अ ट्रॉपिकल नेशन इंडिया हैज़ ह्यूज सोलर एनर्जी पोटेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, राइट। तो टारगेट जो हमारा है क्या है? वो है 280 गीगावाट कैपेसिटी बाई 2030 हमें अचीव कर लेना है। एंड एज ऑफ 31 मार्च 2024 MNRE डेटा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेटा, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ 81.8 गीगावाट। मतलब हम इतना एम कर रहे हैं कि 2030 तक अचीव कर पाए। जो लेकिन जो अभी हमारा करेंट है टिल 31 मार्च 2024 वो अभी 81.8 गीगावाट है। मतलब तो ऑलमोस्ट अभी हमने 1/3 अचीव किया है, राइट। तो अराउंड हमने 1/3 अचीव किया है। फिर देखो टॉप प्रोड्यूसर इन इंडिया में सबसे पहले राजस्थान, या कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि राजस्थान आपका एरिड रीजन है और काफ़ी ओपन है, तो यहाँ पे जो इंसुलेशन होती है वहाँ वो उसका जो अमाउंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद गुजरात, तो गुजरात में भी जो आप कच्छ वाला रीजन देखते हो, राइट, तो इट इज़ ऑल्सो वाइट डेजर्ट। तो यहाँ पे भी जो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आता है कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। तो आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको टॉप 3 याद करना होता है। और इंडिया में भी वैसे टॉप 3 स्टेट्स आप देख लो, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, इतना मोर देन एनफ होगा। फिर देखो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2017, फिर देखो इकोनॉमिक सर्वे 2017 में ये डिस्कस किया गया था कि व्हाट इज सोशल कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। जिसने कवर किया था कवरिंग sunk cost of thermal plants that may become obsolete और environmental costs of manufacturing solar PVs, windmills, batteries etc। तो ऐसा नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि देखो सोलर एनर्जी तो हमारा रिन्यूएबल सोर्स है, राइट, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी लग रही है, जो फोटोवोल्टाइक सेल लग रहा है, जो बैटरीज लग रहे हैं, या फिर जैसे विंड एनर्जी के लिए आपको विंडमिल्स लगेंगे, राइट। तो इन सब के जनरेशन के टाइम पे आपका क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट आ रहा है? क्योंकि इन सब के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ तो कार्बन एमिशन हो ही रहा होगा, राइट।
तो इस चीज़ को स्टडी किया था, इसका बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया था इकोनॉमिक सर्वे 2017 ने। तो ये आपका कुछ बेसिक डिटेल्स था। तो अगर आपको इतना पता है ना सोलर एनर्जी में, तो अब क्या होगा कि अगर मान के चलो इनकेस सोलर एनर्जी से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी रखा है, तो चलो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट एलैबोरेट। तो अब देखो, ये जब अगर आपका क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे सोचोगे, कैसे अप्रोच करोगे। हमने जो डेटा पढ़ा है ना, हमारे पास इतना डेटा हम है, मान के चलो अपने डेटा को तो मिनिमम ही रखना है। अब इस डेटा को यूज़ करके आपको ये आंसर लिखना है, राइट, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी आ रखा है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन आप पढ़ो, ये बताया था मैंने ये चीज़। बीइंग अ ट्रॉपिकल नेशन, इंडिया हैज़ अ ह्यूज सोलर एनर्जी पोटेंशियल दो एज ऑफ 31st March 2024 एज पर MNRE डेटा टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इज 81.8 गीगावाट ओनली। तो इंट्रो आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि बीइंग अ ट्रॉपिकल नेशन, इंडिया हैज़ अ ह्यूज सोलर एनर्जी पोटेंशियल एंड इंडिया हैड सेट द टारगेट of 280 gigawatt capacity by 2030, but still India has not tapped its full potential and able to achieve total installed capacity of 81.8 gigawatt as of 31st March 2024, राइट। तो इसको लिखो, बीइंग, ये इंट्रो लिख रहे हैं हम, ठीक है। बीइंग ट्रॉपिकल nation, India has immense potential of solar energy India had set the target of 280 gigawatt installed solar capacity by 2030, but India still not tapped its full potential and has able to achieve only around 81 gigawatt by 31st December 2024, राइट। तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। आप इससे और बेटर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, राइट, लेकिन वहाँ पे एग्जामिनेशन प्रेशर कंडीशन में आपको जैसा है आप शुरुआत करना, मतलब एक, क्योंकि आपका इंट्रो बहुत इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के माइंड में, उसके बाद ही वो आपके आगे के आंसर को पढ़ता है। वो इंट्रो पहले पढ़ता है, उसके माइंड में पता लग जाए कि हाँ इसने आंसर की शुरुआत सही तरीके से की, राइट। तो जो हमारा क्वेश्चन का डिमांड था कि इमेंस पोटेंशियल होने के बाद भी जो आपको रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, राइट, तो अब हम उस पार्ट ऑफ क्वेश्चन को आंसर करते हैं, राइट। तो रीज़न फॉर, तो आप ऐसे एक पिलर बना के लिख सकते हो, रीजनल वेरिएशन इन सोलर एनर्जी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे। तो आप यहाँ पे कैसे सोचोगे, जो मैंने अप्रोच बताया था कि कभी भी क्लाइमेट से रिलेटेड बात हो या जोग्राफिकल
टर्म से रिलेटेड बात हो, तो आप कौन सा अप्रोच लगा सकते हो, आपको क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में सोचना है। तो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में हमें क्या क्या पॉइंट आता है, जो भी आपने पढ़ रखा है सिलेबस में, राइट। तो आप देखते हो इंसुलेशन देखते हो, राइट, इंसुलेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने बताया आपको इसके अराउंड सोचना होता है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, तो अगर हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है। एक तो देख आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जो इंसुलेशन है वो क्या होता है, अनइवन होता है, मतलब किसी पार्ट में तो वो अच्छे से आता है, राइट, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ग्रेटर होता है, और किसी पार्ट में आपके इंसुलेशन बहुत कम होता है। दूसरा चीज़, इंसुलेशन और भी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से आप इंसुलेशन के फैक्टर्स देख सकते हो। जैसे इंसुलेशन आपके क्लाउड कवर पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, लॉन्ग एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये सब आप पढ़ते हो ऑलरेडी। इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, आपके लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हो गया, क्लाउड कवर, फॉरेस्ट कवर, राइट, क्लाउड कवर, फॉरेस्ट कवर, ऐसे आपके वेरियस फैक्टर्स है, सॉइल। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, है ना, इस पे इंसुलेशन आपका डिपेंड करता है। तो हो सकता है किसी प्लेस में आपका फॉरेस्ट कवर ज़्यादा हो तो इसलिए वहाँ पे इंसुलेशन कम पड़ रहा है, राइट। और किसी प्लेस में आपका क्या है कि फॉरेस्ट कवर कम है, जैसे हमने देखा राजस्थान में, तो राजस्थान आपका टॉप प्रोड्यूसर है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम है, एरिड रीजन है, तो वहाँ पे जो इंसुलेशन का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए वहाँ पे जो सोलर एनर्जी होगी, राइट, वो ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। वैसे ही आप टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हो, वैसे ही टोपोग्राफी को रिलेट कर सकते हो। जैसे जहाँ पे पहाड़ होंगे तो वहाँ पे इंसुलेशन ठीक ठाक आएगा। तो जैसे अगर पहाड़ है ना, तो पहाड़ के जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पे इंसुलेशन आपके अच्छे से आएगी, और जो वैली साइड में आपकी इंसुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे ही मैंने ट्री कवर बताया, वैसे ही क्लाउड कवर बताया। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट तो आप लिख लोगे, राइट, फर्स्ट पॉइंट आप इंसुलेशन के टर्म में लिख दोगे। बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट में आप लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट में इंसुलेशन में आप एग्जांपल दे देना, किसका किसका, गुजरात का, राजस्थान का, राइट। वैसे ही सेकेंड पॉइंट में आप हिमालय का एग्जांपल दे दो, हिमालयन जो स्टेट्स हैं आपके, ड्यू टू माउंटेन रीजन, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना होता है, राइट। तो ड्यू टू माउंटेन रीजन, टेरेन्स एक्सेट्रा receives less solar insolation, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, कोस्टल स्टेट लाइक केरला, have moderate generation potential, क्यों, ड्यू टू लॉन्ग मानसून सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन वाला फैक्टर आ गया। तो अभी हमने सिर्फ ज्योग्राफिकल टर्म देखा है। उसके बाद आप लिख सकते हो सोलर पोटेंशियल ऑल्सो वेराइज फ्रॉम सीजन टू सीजन विद इन द डे। तो ये सब हमने जोग्राफिकल पिलर के अराउंड सोचा। अब बताओ, अब अगर आप इकोनॉमी के टर्म में सोचना चाहो तो इकोनॉमी के टर्म में कैसे सोच सकते हो। ये हमने 4 पॉइंट लिख दिया ना, 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो इकोनॉमी के टर्म में। तो आप देखते हो कि सारी स्टेट गवर्नमेंट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म्स में, राइट, क्योंकि हर स्टेट्स की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, राइट। तो इससे भी आपको रीजनल वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो आप
आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। और सोचो, पॉलिटिकल टर्म में आप ऐसे सोच सकते हो कि इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी राइट। अब यहाँ पे आप डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, डायग्राम आप यहाँ भी बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बनाए क्या दिखाते, इंडिया का मैप दिखा देते, यहाँ इंडिया का मैप दिखा के यहाँ पे दिखा देते जहाँ जहाँ पे आपके सोलर एनर्जी आपके जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, राइट। तो डायग्राम तो बनाया देना, आपको कम लिखना पड़ेगा। तो ये आपने रीज़न देख लिया, और भी है, और भी आप रीज़न चाहो तो मेंशन कर सकते हो, राइट। मैंने बस आपको तरीका बता दिया कैसे सोचना है, सिंपल लैंग्वेज में एकदम, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम कंडीशन में यही लिख पाओगे आप मॉडल आंसर जाके चैट जीपीटी कर लो, या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर क्यों देखोगे तो वहाँ पे बहुत बहुत लेंदी लिखा रहता है, राइट। उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, आपको जो रेप्लिकेट करना है वो आप यही सारी चीज़ें रेप्लिकेट कर पाओगे, राइट। तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है। और बाकी जो मैंने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम यहाँ पे ऐसे आप बना सकते हो, सिंपल इंडिया का डायग्राम बना के, ठीक है। जैसे इंडिया का मैप आपने बना लिया मान के चलो, तो ये इंडिया का, ये हमारा प्यारा भारत बन गया। तो ये वाला जो रीजन है इसको आप दिखा सकते हो वेरी हाई पोटेंशियल, राइट। फिर यहाँ पे ये सारे रीजन जो है इसको आप मॉडरेट पोटेंशियल दिखा सकते हो, राइट। और ये वाले रीजन जो है इनको आप हाई पोटेंशियल दिखा सकते हो, हाई पोटेंशियल, राइट। अब आपको क्या लिखना है, अपने चैलेंजेस बता देना, अपने कॉज बता दिया। तो अब या तो वे फॉरवर्ड लिख दो, या फिर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है इस गैप को, इस वेरिएशन को कम करने के लिए वो लिख दो कि हमारी क्या टारगेट्स है, गवर्नमेंट का क्या एम है। तो आप जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जो रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसको मेंशन कर सकते हो, राइट। तो सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, तो जैसे पीएम सूर्य घर, वैसे ही पीएम कुसुम मेंशन कर सकते हो। और बताओ, रूफटॉप सोलर स्कीम, राइट, सोलर पार्क स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम, सोलर पार्क स्कीम। वैसे ही आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, राइट, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम इंडिया में है। उसके बाद और मेंशन कर सकते हो, ग्लोबली एग्जांपल ले सकते हो आप, यूके इंडिया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, यूके इंडिया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। वैसे G20 में जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन को से रिलेटेड जो स्टेप लिया था उसको मेंशन कर सकते हो, इनिशिएटिव। तो ऐसे करके आप वेरियस पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, राइट। फिर आप लास्ट में कंक्लूड कर दो, कंक्लूजन। इंडियाज efforts through PLI solar scheme and one sun one world one grid initiative are steps in right direction to achieve
नेट ज़ीरो बाई 2070, राइट। तो ये आपका कंक्लूज़न हो गया। ऐसे करके आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और आपको आई होप आप अप्रोच समझ आ रहा होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है रियल एग्जामिनेशन कंडीशन में, राइट। अब आते हैं वापस से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा विंड एनर्जी। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, और जो आपका होमवर्क रहेगा, अब मैंने सोलर एनर्जी से रिलेटेड आपको आंसर लिख के दिखा दिया। अब हर एक आंसर दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट होता है, आपको ही पता है। तो विंड एनर्जी अब मैं पढ़ाता हूँ, इससे रिलेटेड आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है वो पिक करो, और मैं यहाँ पे इतना सफिशिएंट कंटेंट आपको पढ़ा दूंगा कि आप आराम से इजीली आंसर कर पाओगे, राइट। तो ये आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे इसमें देखो, विंड एनर्जी में दो चीज़ हमेशा याद रखना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑनशोर, एक होता है ऑफशोर। तो आपको पता है जो विंड होती है आपकी ऑनशोर होती है। ऑनशोर मतलब जो कि इंडिया, जो कि कॉन्टिनेंट में एंटर कर रही है, ठीक है, मतलब फ्रॉम ओशन टू कॉन्टिनेंट। और जो ऑफशोर में क्या होता है कि कॉन्टिनेंट से ओशन में जा रही होती है। तो जो ओशन से कॉन्टिनेंट में आ रही होती है, तो उस विंड में जो होता है आपके मॉइस्चर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और जो ऑफशोर विंड होती है ये आपकी ड्राई होती है, राइट। उसके बाद देखो, ऑफशोर विंड की जो होती है हायर स्पीड होती है, क्यों? क्योंकि आपके ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, बट हायर कॉस्ट विथ करंट टेक्नोलॉजी नलिफाइज द इंक्रीज प्रोडक्शन बेनिफिट। तो आपका जो ऑफशोर है ना, इसमें जो इस विंड की स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है विंड एनर्जी में, जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होता है फॉर दैट स्टोरेज और फॉर दैट कन्वर्जन, वो काफ़ी कॉस्टली आता है। तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो हाई कॉस्ट है ना, वो नलिफाई कर देता है बेनिफिट ऑफ हाई विंड स्पीड, राइट। तो ये चीज़ आपका नलिफाई कर देता है द इंक्रीज प्रोडक्शन बेनिफिट ड्यू टू द हायर विंड स्पीड। उसके बाद देखो, इसमें टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन है। तो सबसे पहले चाइना, फिर यूएसए, जर्मनी, फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर में इंडिया आता है। सोलर के टर्म में आपके फिफ्थ में था, विंड के टर्म में आपका फोर्थ नंबर पे आता है प्रोडक्शन में, राइट। और चाइना यहाँ भी आगे था, और चाइना यहाँ भी आगे था, और यूएसए सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे था। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, तो वो है 45.8 गीगावाट एज ऑफ 2024। और जो सोलर के टर्म में कितना था आपका, अराउंड 81 था, राइट, 81 गीगावाट। तो ऐसे करके जो डेटा है, बेसिक डेटा है, वो तो याद कर ही लेना, क्योंकि इससे देखा कि आपको इंट्रोडक्शन लिखने में हेल्प मिलती है। फिर नो ऑपरेशनल ऑफशोर विंड फार्म इन इंडिया येट। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी विडम्बना है कि अभी तक ऑफशोर विंड फार्म अभी तक इंडिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर मेंशन है टेक्नोलॉजीज नहीं है हमारे पास, राइट। उस जो टेक्नोलॉजी आता है उस चीज़ को सेटअप करने के लिए, राइट, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, और उसके लिए आपको सूटेबल कंडीशन चाहिए होता है, राइट। इसलिए वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से वायबल नहीं है, इसलिए अब तक इंडिया में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आएगा ही, क्योंकि जो आपके ऑफशोर विंड होती है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर देखो, टॉप इंडियन प्रोड्यूसर में गुजरात सबसे पहला, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, राइट। तो यहाँ पे गुजरात बाजी मार गया। सोलर एनर्जी में आपके सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद वही तमिलनाडु है, फिर थर्ड पे वहाँ पे ही कर्नाटका था, और यहाँ पे ही कर्नाटका है। फिर देखो, विंड एनर्जी इन इंडियाज रिन्यूएबल ट्रांजिशन। सो विंड एनर्जी इज क्रिटिकल नॉन फॉसिल रिसोर्स इनेबलिंग इंडिया शिफ्ट टुवर्ड क्लीन एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन। अब देखो, ये कितना अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर लो, ये आपके किस में काम आ जाएगा, कंक्लूजन में काम आ जाएगा। तो विंड एनर्जी जो है आपका क्रिटिकल नॉन फॉसिल रिसोर्स है, जो कि इंडिया के जो एफर्ट्स है टुवर्ड शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन, राइट, उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। फिर देखो, वही चीज़ मेंशन है, इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबली। उसका देखो, हाई पोटेंशियल स्टेट्स। तो पोटेंशियल किन किन स्टेट्स में, मतलब कहाँ कहाँ पे हम विंड फार्म सेटअप करेंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज यही है ना कि जो विंड एनर्जी है वो डिपेंडेंट है विंड पे। तो ज़्यादातर हम इसको वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली आपके, है ना, थ्रू आउट द ईयर आपके विंड फ्लो करते ही रहती है। तो वो ज़्यादातर आपको कोस्ट के साइड ही मिलेगा। तो तमिलनाडु में पोटेंशियल है, राइट। तो कई सारे विंड फार्म्स भी आपके तमिलनाडु के कोस्ट के पास है ही है, जैसे क्लस्टर्स इन मुपंदल, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। उसके बाद वैसे ही गुजरात में भी है काफ़ी पोटेंशियल, क्योंकि ये भी आपका कोस्टल स्टेट है। सो रैपिड एक्सपेंशन इन कच्छ एंड सौराष्ट्र, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इंस्टॉल भी किया जा रहा है। फिर महाराष्ट्र में सताला और सांगली, राइट, लेकिन यहाँ पे जो विंड डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। फिर राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, राइट, और उसका कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में मीडियम साइज विंड फार्म। इमर्जिंग जोन में कौन कौन आएंगे आपके, तो वो आएंगे आपके गल्फ ऑफ खम्बत गुजरात का, और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का, जहाँ पे ऑफशोर विंड पोटेंशियल है 36 गीगावाट के करीब। हालांकि अभी इंडिया में एक भी नहीं है ऑफशोर विंड फार्म, लेकिन पोटेंशियल है, तो अनडाउटेडली फ्यूचर में आएगा ही।
उसका एडवांटेज देख लो, ठीक है। तो एडवांटेज ये सिंपल, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, रिन्यूएबल सोर्स है तो पॉल्यूशन कम करेगा, क्लीन एनर्जी का सोर्स है, राइट। नो एमिशन और वाटर यूजेस, रिप्लेसिंग 1 मेगावाट कोल विथ विंड रिड्यूसेस 2600 टन्स ऑफ CO2 एनुअली, जिसके कारण आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्योंकि CO2 क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस है, राइट। उसका रूरल डेवलपमेंट में ही हेल्प होगा, जॉब्स इन टरबाइन इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक ऑपरेशन, तो इधर हमने इकोनॉमी के एंगल से देख लिया। फिर हाइब्रिड पोटेंशियल है आपका, विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम इम्प्रूव्स पावर स्टेबिलिटी एंड लैंड यूज एफिशिएंसी, जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हो राजस्थान सडानी ग्रीन प्लांट 2022। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, राइट, तो हम जो डिपेंडेंट है ज़्यादातर अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, वो है हम फॉसिल फ्यूल्स पे, राइट। और फॉसिल फ्यूल पता ही आपको हमारे कंट्री में ना प्रोड्यूस होता है ना ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, तो इसके कारण क्या है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम विंड एनर्जी को एक्सपैंड करते हैं और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करने में हेल्प करेगा। फिर देख लो चैलेंजेस, सिंपल सिंपल है, मैंने बता दिया था आपको, एक तो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, फिर लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आती है, पुअर फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग टूल्स, राइट। तो जो हम टूल्स यूज़ करते हैं फॉर फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग पर्पस, वो आपके अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। और जो ग्रिड कनेक्टिविटी इशू आती है वो तो आप पता ही है, तो विंड एनर्जी में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ग्रिड कनेक्टिविटी इशू आता है और स्टोरेज का आता है, राइट। उसके बाद मान के चलो लग भी जाता है तो पेमेंट में काफ़ी डिले आता है, तो इसको आप कह सकते हो ब्यूरोक्रेसी हर्डल, ब्यूरोक्रेटिक, ये सब कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो ऑक्शन वगैरह हो जाने के बाद भी पेमेंट में डिले होता है, टैरिफ रीनेगोशिएशंस में डिले होता है, राइट। फिर लैक ऑफ हाइब्रिड एंड स्टोरेज इंटीग्रेशन, तो ये दोनों तो आपको याद रखना ही है, ग्रिड कनेक्टिविटी इश्यूज और हाइब्रिड एंड स्टोरेज इंटीग्रेशन। फिर अनसस्टेनेबल लो टैरिफ फ्रॉम एन एग्रेसिव बिडिंग, तो एग्रेसिव बिडिंग के चलते जो आपका अनसस्टेनेबल लो टैरिफ डिसाइड होता है। फिर इंटरमीडिएट जनरेशन ड्यू टू सीजनल एंड साइट डिपेंडेंट विंड स्पीड, तो आपको पता ही है कि जो ये पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस पे डिपेंड कर रहा है, विंड की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, राइट। जिसको डिटरमाइन क्या कौन करता है, आपका नेचर करता है, राइट। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है आपकी। फिर सैचुरेशन ऑफ हाई डेंसिटी साइट्स रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरियाज। आप देखो इम्पैक्ट्स में सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, तो ये आपका आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, रेवेन्यू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज़, पोटेंशियल कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये दोनों आपके पॉजिटिव आ गए और यहाँ पे आपकी नेगेटिव बात कर दिया। मान के चलो जहाँ पे विंड फार्म आपका इंस्टॉल होगा वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, ऑफकोर्स होगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा ऑन बर्ड स्पीसीज, राइट। तो जो बड़े बड़े आपके विंड टर्बाइंस होते हैं उससे आपके बर्ड्स क्या होता है, कोलाइड करके उनकी जान जा सकती है। तो एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन कच्छ, राइट। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, ट्रांसमिशन लाइन, क्यों, क्योंकि इनको दिखता ही नहीं है सामने का, तो ये इससे कोलाइड करके फंस के क्या होता था, मर जाते थे। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लो विंड एनर्जी से रिलेटेड, तो वो है आपका नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, ऑफशोर विंड पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, विंड रिसोर्स मैपिंग बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी एंड प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये सब में कॉमन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये आपका यूनिवर्सल पॉइंट हो जाता है PLI। तो बाकी हम सोलर का तो याद कर लेते हैं 3-4, लेकिन विंड का हम नहीं याद करते, तो विंड में ये सब जो है सिंपल सिंपल नाम है, आप आराम से याद कर लेना, 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हो तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड में देखो, तो जो भी हमने चैलेंजेस ऊपर डिस्कस किए उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि ऑफशोर एंड रीपावरिंग फोकस, तो अभी हमें ऑफशोर विंड पे ही फोकस करना चाहिए, राइट। टेक्नोलॉजी वैसे डेवलप करना चाहिए, तो वो कैसे हो पाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, राइट, जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको इनकरेज करेगी, जैसे IISc बेंगलोर, CSIR, तो IITs, तो आपके अनडाउटेडली जो हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। फिर बेटर फॉरकास्टिंग एंड AI बेस्ड वेदर प्रिडिक्शन, तो अब AI का ज़माना है, तो AI से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जो आपका फॉरकास्टिंग और वेदर प्रिडिक्शन टूल होता है। देन हाइब्रिड एंड स्टोरेज सॉल्यूशन, राइट, तो जो स्टोरेज वाला है प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो मैंने बता दिया जो भी आपके पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेटिक हडल्स है उसको दूर करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हो रिलेटेड टू विंड एनर्जी वो फॉलो अप हो। फिर कम्युनिटी इंक्लूसिव एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव डेवलपमेंट, तो हमें उस चीज़ का इंस्टॉलेशन के समय विंड एनर्जी फार्म का जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इकोलॉजी है उसका नुकसान ना हो,
और जो कम्युनिटी वहाँ पे उस पर डिपेंडेंट है, उस लैंड पे, जिस लैंड पे आपका बन रहा है फार्म वगैरह, राइट, तो उनको भी प्रॉपर कंपनसेशन मिले और उसके बदले वैसा ही उनको कोई जगह एलोकेट किया जाए। सो कम्युनिटी इंक्लूसिव एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव डेवलपमेंट। अब देखो लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, तो इस पर भी आपके क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ो, राइट। बहुत डिटेल में जाओगे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज पढ़ने तो अननेसरी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। तो आप थीम पकड़ो और उसको इसी तरीके से पढ़ो कि थोड़ा सा इंट्रो देख लिया हमने, उसके बाद उसका कुछ बॉडी पार्ट देख लिया और उसका कंक्लूजन देख लिया। तो अगर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज में चेंज करके एज पर क्वेश्चन डिमांड। तो देखो यहाँ पे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज आर द बेडरॉक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सस्टेनिंग एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड्स एंड इकोसिस्टम। तो ऐसा आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, राइट। And however, their mismanagement often leads to human miseries such as poverty, hunger, water scarcity and environmental degradation. तो आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका था, राइट। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो आप, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ह्यूमन मिजरीज। तो वही बताया कि जो अगर हम लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे तो इट विल लीड ड्रास्टिकली रिड्यूस जो ह्यूमन मिजरीज है, राइट, जो लोगों की तकलीफ है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है। तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब इसी का हम देख रहे हैं कंटेंट, राइट, इन द आंसर फॉर्मेट। तो इस चीज़ को आप आंसर लिख लेना, है ना। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को भी आप लिख लेना। तो लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज आर द बेडरॉक ऑफ, ये हमने इंट्रोडक्शन से शुरू कर दिया। उसके बाद हमें देखना है कि इंपॉर्टेंस, राइट। तो इंट्रोडक्शन का आपको थोड़ा थोड़ा तरीका पता लग रहा होगा कि कोई भी चीज़ आप देख रहे होगे टॉपिक हम इंट्रोडक्शन में जब लिख रहे हैं तो हम क्वेश्चन को ही ना एक अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि डिस्पाइट हैविंग द ह्यूज सोलर एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया, देयर इज डिफरेंस, देयर इज रीजनल वेरिएशन, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हम कैसे कर रहे थे, उसी जो स्टेटमेंट को पिक करके थोड़ा सा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके हम इंट्रो करते हैं। तो इसमें भी जो आपका लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज बता रखा है कि अगर हमने इफेक्टिवली मैनेज किया तो इट विल इरेडिकेट, ड्रास्टिकली इरेडिकेट ऑल द ह्यूमन मिजरीज। तो उसी से हमने उठाया, पिक किया लाइन और हम इंट्रो बना दिए कि लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज आर द बेड रॉक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बड़ी बड़ी बातें कर दो। फिर हाउएवर देयर मिसमैनेजमेंट ऑफन लीड्स टू ह्यूमन मिजरीज सच एज पॉवर्टी, हंगर, वाटर स्कैसिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो क्वेश्चन है उसी को आपको एक्सटेंड कर देना है, राइट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। तो इसको आप कुछ भी मान सकते हो, अप्रोच मान सकते हो, ट्रिक मान सकते हो। उसके बाद देखो सेकेंड आपका बॉडी। तो इंपॉर्टेंस क्या है आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट का, तो नो अनडाउटेडली जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा अगर आपका लैंड और वाटर सही से मैनेज हुआ तो जैसे प्रॉपर इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, लैंड यूज प्लानिंग, ऑल दिस इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड इनकम फॉर फार्मर्स। तो देखा कैसे रिलेट किया, जो आपका हम अगर इरिगेशन टेक्निक को एफिशिएंट बनाएं, सॉइल कंजर्वेशन करें और जो लैंड यूज प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो तो वो कहीं ना कहीं जो आपके क्रॉप यील्ड्स को भी बढ़ाएगा, फूड जो कि आपके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा और आपके फार्मर के इनकम में भी ग्रोथ कराएगा। तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। एक इंडियन एग्जांपल है, एक आपका ग्लोबल एग्जांपल है, जैसे इजराइल्स ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी में हम डायरेक्टली रूट को टारगेट करते हैं, वहाँ पे पानी देते हैं, तो जो वाटर की वेस्टेज होती है वो कम होती है, राइट। इसको आप टारगेटेड इरिगेशन भी बोल सकते हो। तो इजराइल ट्रांसफॉर्म्ड एरिड लैंड्स इनटू प्रोडक्टिव फार्मलैंड थ्रू एडवांस ड्रिप इरिगेशन, सेविंग वाटर एंड बूस्टिंग यील्ड्स, राइट। तो इजराइल ने कई सारे एरिड लैंड को कन्वर्ट कर दिया आपके प्रोडक्टिव फार्मलैंड में विद द हेल्प ऑफ ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी। फिर देखो जल शक्ति अभियान, तो ये हमारे इंडिया का है प्रोग्राम और ये भी किससे रिलेटेड है, आपके इरिगेशन से रिलेटेड है, राइट। देन वाटर सिक्योरिटी, तो एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये सारे कीवर्ड है, एंड वाटर शेड डेवलपमेंट इंश्योर्स ईयर राउंड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। तो जो हमारा वाटर सिक्योरिटी हम कैसे अचीव करेंगे, वो है वाटर को कंजर्व करके, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर है वो मात्र 0.3% है, ठीक है, पीने लायक पानी पूरे वर्ल्ड में। तो इसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, क्योंकि हम ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो कहीं ना कहीं उसकी लेवल है वो डाउन होते जा रही है। तो इसीलिए अब पानी बहुत जल्दी मिलता नहीं है, कितना भी गड्ढा कर लो अब इतनी जल्दी पानी मिलता नहीं है। तो हमारा काम है कि हम ग्राउंड जो लेवल वाटर है उसको एटलीस्ट रिचार्ज करते रहे, और वो कैसे रिचार्ज होगा, तो वो होगा आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। अदरवाइज क्या होता है कि जब आपकी बारिश होती है तो ज़्यादातर पानी का क्या होता है, सरफेस रन ऑफ हो जाता है, राइट। तो वो ज़मीन में अंदर ना जाके
वो बह जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट और जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटरशेड डेवलपमेंट करेंगे। वाटरशेड क्या होता है, सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, राइट। तो ये इंश्योर करेगा ईयर राउंड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन। एग्जाम्पल में मनरेगा एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ मनरेगा स्कीम वाटरशेड डेवलपमेंट कई सारे विलेजेस में करवाए गए। और उसके बाद मिशन काकाटिया इन तेलंगाना, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, रीजनल एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो। इससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप एक अवेयर एस्पिरेंट हो, आपको पता है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या स्कीम चल रही है। फिर देखो डिजास्टर मिटिगेशन, राइट। तो अगर आपने फ्लड प्लेन्स को सही से मैनेज किया, तो जब अगर किसी ने मेरी इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर अटेंड करी होगी, तो उसमें जब मैं आपको फ्लड प्लेन्स पढ़ा रहा था, तो आपको पता है कि फ्लड प्लेन्स, क्योंकि आज के टाइम पे जो अर्बन सिटीज़ में फ्लड प्लेन्स का क्या हुआ है, इंक्रोचमेंट हो गया है, राइट। तो उस इंक्रोचमेंट के कारण क्या होता है कि जो आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं वो तो आपके स्पॉन्ज का काम करते हैं कि जब भी फ्लड आता है तो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब इंक्रोचमेंट हो गया है, इसकी वजह से जो जो नदी का पानी होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, आपकी सिटी में एंटर कर जाता है, और इसके कारण आपको अर्बन फ्लडिंग जैसा फिनोमेना देखने को मिलता है, राइट। तो अर्बन फ्लड क्या है, आपका एक डिजास्टर हो गया। तो अगर हम फ्लड प्लेन्स को सही से मैनेज करते हैं, वेटलैंड को स्टोर करते हैं, जो कि आपके क्या है, किडनी कह लो, लंग कह लो, राइट। तो जो आपका फ्लड्स और ड्रॉट्स का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, राइट। उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो कि अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो इससे भी जो रीजनल वेरिएशन आती है कि कहीं पे सुखाड़ है, कहीं पे बाढ़ है, राइट, तो ये कम हो जाएगी। मतलब हम जो सरप्लस वाटर है फ्लड वाले रीजन में से हम ट्रांसफर कर सकते हैं जो वाटर डेफिशिट रीजन है, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है, मैनेजिंग फ्लड प्लेन एंड रिस्टोरिंग वेटलैंड रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स विच ऑफन लीड टू डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। उसके बाद देखो चाइनास का एग्जाम्पल है ये, चाइना का लॉयस प्लेट्यू रिहैबिलिटेशन। Once severely eroded, this region was restored through soil conservation and reforestation, lifting millions out of poverty. राइट। तो एक समय पे काफ़ी इरोडेड प्लेन था, लेकिन चाइना के कंजर्वेशन एफर्ट के कारण, जो सॉइल कंजर्वेशन मेथड के कारण, राइट, और रिफॉरेस्टेशन मेथड के कारण वहाँ का वापस से जो इकोसिस्टम है वो रिस्टोर हुआ, विच लिफ्टेड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। फिर देखो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, प्रोमोटिंग एफॉरेस्टेशन एंड मेंटेनिंग वेटलैंड्स, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। सिंपल है लैंग्वेज, ठीक है। तो सेम बात बोला जा रहा है, बस अलग अलग तरीके से। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो ऑस्ट्रेलियाज मोरे डार्लिंग बेसिन प्लेन। और उसके बाद आप कंक्लूड कर लो, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज एसेंशियल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रेजिलियंस, स्पेशली इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कंक्लूजन में हमेशा जितना आपने ऊपर एक्सप्लेन किया इसी का समराइज वर्जन देते हो। तो इसमें हमने यही तो एक्सप्लेन किया कि अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, राइट, तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है, फूड सिक्योरिटी अचीव हो सकता है एंड डिजास्टर रिलीजियंस अचीव हो सकता है, राइट, स्पेशली इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे इंट्रो बनाना है, कैसे बॉडी बनाना है, राइट, विथ लिमिटेड नॉलेज, मिनिमम कंटेंट, आपको कैसे एक क्वालिटी आंसर जनरेट करना है। और यही इस सीरीज का पर्पस है। फिर देखो जो आपके कोस्टल एरियाज के रिसोर्स पोटेंशियल, राइट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपके पीवाईक्यू में, तो आप इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड आपका 7500 किलोमीटर है, लेकिन रिसेंटली ये चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन कैलकुलेशन मेथड, तो अब ये आपका अराउंड 11,000 किलोमीटर के हो गया, राइट। तो जो आपका कोस्टल स्टेट्स है वो आपके 9 स्टेट्स है और 2 यूटीज़ है, लक्षद्वीप एंड अंडमान, राइट। फिर इट इज़ वाइटल फॉर ब्लू इकॉनमी, इकॉनमिक ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। तो आपको पता ही है कोस्टल रीजन आपके ब्लू इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए, इकॉनमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और जो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी है, राइट, उसको इंश्योर करने में कोस्टल जो रीजन है उनका योगदान है। अब देखो रिसोर्स पोटेंशियल क्या क्या है आपका, तो आप इसको बंद करो, है ना, आप इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको देख के ही बताओगे, आप वैसे भी सोच सकते हो ना कि कोस्टल रीजन के अराउंड आपको क्या क्या मिलता है। फिशरीज तो एकदम कॉमन पॉइंट है, राइट, फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर हो गया। उसके बाद आप क्या क्या गेस कर सकते हो, जैसे इकोसिस्टम भी आपका काफ़ी रिच होता है, राइट, कोस्टल रीजन के अराउंड। मैनग्रोव से रिलेट कर सकते हो, राइट, आपके मिनरल से रिलेट कर सकते हो, मोनाजाइट सैंड वगैरह, ठीक है। फिर वैसे ही मरीन जेनेटिक रिसोर्स से रिलेट कर सकते हो, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज।
तो अगर ऐसे 5-6 पिलर के अराउंड आप सोच लेते हो तो आपका काम हो जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसे फिशरीज एंड मरीन रिसोर्सेज में इंडिया जो है थर्ड इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, राइट। और ये भी एक फैक्ट याद रखना कि जो इंडिया की इनलैंड फिशरीज है वो ग्रेटर है आपके कोस्टल फिशरीज से। तो यहाँ पे जो आपके मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है गुजरात, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। और मरीन जो एक्सपोर्ट होती है वो अराउंड 63,000 करोड़ होती है। तो ये 2022-23 का डेटा है। तो ये डेटा याद ना भी रहे तो चलेगा आपको, ठीक है। फिर देखो एक्वाकल्चर पोटेंशियल में श्रिम्प सीवीड मैरीकल्चर, तमिलनाडु में सीवीड, आंध्र प्रदेश में श्रिम्प फार्मिंग अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया आपने, स्कीम मेंशन कर दिया, ठीक है। और स्पेसिफिक स्टेट मेंशन कर दिया। अगर ये नहीं मेंशन करोगे स्पेसिफिक स्टेट तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेंस है यार, यहाँ पे आपको एकदम स्पेसिफिक डिटेल पे फोकस नहीं करना है। फिर देखो एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन, तो हम देख ही रहते हैं कि कोस्टल रीजन के अराउंड ही आपका जो विंड फार्म है वो इस्टेब्लिश हो पाएगा, वो फिजिबल जगह होता है, राइट। उसके बाद आपके कई सारे इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं कोस्टल रीजन के अराउंड, क्योंकि वो रिसोर्स रिच होता है। तो एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हो ऑफशोर ऑयल एंड गैस, तो इसका एग्जांपल दे सकते हो मुंबई हाई। फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन जो कि 70% ऑफ ऑफशोर गैस कंसिस्ट करता है। फिर ए बायोटिक मिनरल्स में इलेमेनाइट मोनाजाइट इन ओडिशा, राइट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर गुजरात में 85% ऑफ इंडिया सॉल्ट मिलता है, राइट। फिर देखो मरीन जेनेटिक रिसोर्स में बायो एक्टिव कंपाउंड फॉर फार्मा इन गल्फ ऑफ मन्नार, रिन्यूएबल एनर्जी में ऑफशोर विंड, राइट। तो ये भी मैंने ऊपर डिस्कस करा दिया जब विंड एनर्जी पढ़ा रहा था। तो OTEC गुजरात इन तमिलनाडु कोस्ट। फिर कोस्टल टूरिज्म, तो टूरिज्म तो मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल पॉइंट है, लास्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि कभी भी आए आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन से क्वेश्चन, राइट, या फिर जोग्राफिकल क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप टूरिज्म तो फिट कर ही देना हर जगह अगर पॉइंट्स कम पड़ रहे तो। फिर देखो एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, फिशिंग पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होती है जो आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज लगती है। पोर्ट्स डेवलपमेंट होता है, जैसे अभी लेटेस्ट आपका ट्रांसशिपमेंट डेवलप मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, है ना, केरला में विजिंगम पोर्ट। तो वहाँ पे कितनी सारी जॉब क्रिएट हुई होगी। वैसे ही जब भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है कोस्टल रीजन के अराउंड, तो वहाँ पे कई सारे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होते हैं, राइट। और बाकी फिशिंग वगैरह तो आप पढ़ के आ ही रहे हो। एंड देन 95% ऑफ ट्रेड बाई सी, तो ज़्यादातर जो आपके ट्रेड होते हैं पूरे वर्ल्ड के वो आपके सी के थ्रू ही होते हैं, सी रूट के थ्रू, क्योंकि एक तो चीप होता है, दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, राइट। तो कोस्टल रीजन से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इन पिलर के अराउंड सोच सकते हो। मैं आपको एक पिलर देता हूँ, राइट, सी फिट, सी फिट। तो हमेशा इस टर्म में सोचना। तो एस से स्ट्रैटेजिक सोच सकते हो आप, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। ई से आप इकोनॉमी के टर्म में सोच सकते हो, इन्वायरमेंट के टर्म में सोच सकते हो, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, राइट। ए से आप एग्रीकल्चर सोच सकते हो, एग्रीकल्चर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर एफ से आप फिशरीज सोच सकते हो, फिशरीज, ठीक है। फिर आई से इंफ्रास्ट्रक्चर सोच सकते हो, पोर्ट वगैरह। और टी से टेक्नोलॉजी सोच सकते हो। तो इन पिलर्स के अराउंड हमेशा अगर कोस्टल रीजन से कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इन पिलर्स के अराउंड आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया है। तो ये देखो ये सारे जो पॉइंट है इसमें कवर हो जाएंगे। स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा आई, या फिर इकोनॉमी में आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, जैसे मैनग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, राइट। और एग्जाम्पल दे देना गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान। वैसे कल्चरल हेरिटेज इसको भी आप डाल सकते हो, टूरिज्म डाल सकते हो, राइट, एंशियंट पोर्ट्स डाल सकते हो। अब देखो चैलेंज क्या क्या है आपके कोस्टल रिसोर्सेज को लेके। तो सबसे पहले पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, एकदम यूनिवर्सल पॉइंट। तो जहाँ पे आपकी ह्यूमन हैबिटेशन है वहाँ पे तो पॉल्यूशन होना गारंटीड होता है, श्योर होता है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है आपका और रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम क्या है। तो सबसे पहले ICZM, सीवेज ट्रीटमेंट और मैनग्रोव रिस्टोरेशन। तो मैनग्रोव रिस्टोरेशन से रिलेटेड मिस्टी स्कीम है आपके इंडिया में, राइट। फिर ICZM आपका इंडियन कोस्टल जोन मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट, राइट। फिर ओवरफिशिंग का सॉल्यूशन क्या है आपका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें डीप सी फिशिंग, सीजनल बैन्स और मैरीकल्चर पे फोकस किया जाता है। फिर आपका क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, ये आपका कंसर्न है, राइट। तो इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन,
साइक्लोन शेल्टर और मैनग्रोव बफर, और ये सब आप प्रीलिम्स में पढ़ के आते हो। कोस्टल रेगुलेशन जोन अगर नहीं पढ़े हो तो आप दोबारा से अपना प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज कर लेना, राइट। और मैंने भी जो मैराथन वीडियो था आपका इन्वायरमेंट वाला, इसी चैनल पे अवेलेबल है, ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया उस चीज़ को, ठीक है। फिर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स में जो रिलेटेड इनिशिएटिव है, सागरमाला, पीएम गति शक्ति, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड कोल्ड चेन्स। फिर फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस में जो आपका रिलेटेड सॉल्यूशन है और गवर्नमेंट स्कीम है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ड्राफ्ट और यूनिफाइड कोस्टल अथॉरिटी। वैसे ही ट्रांस बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड जॉइंट इंडिया श्रीलंका वर्किंग ग्रुप्स, जीपीएस ट्रैकिंग, और लोकल अवेयरनेस में अवेयरनेस कैंपेन, मल्टीलिंगुअल आउटरीच और ट्रेनिंग। तो ये सारे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिलेटेड चैलेंज और यहाँ पे सॉल्यूशन और गवर्नमेंट स्कीम है, तो रेडी टू यूज़ पॉइंट है, आप डायरेक्ट यूज़ कर लेना। आपके कंक्लूजन आ गया। कोस्टल एरियाज आर अ पावर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इज की फॉर बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी, एंड इंडियाज फ्यूचर एज अ मैरीटाइम पावर हिंजेस ऑन वाइज कोस्टल रिसोर्स गवर्नेंस। तो मैं आपको रेडी टू यूज़ पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप एक दो पॉइंट यूज़ करके कोस्टल से कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, चाहे जीएस पेपर 1 में, चाहे जीएस पेपर 2 में या जीएस पेपर 3 में, तो आप आराम से यूज़ कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ अफ्रीका। तो आपको पता है यहाँ से भी आपके पीवाईक्यू आ रखा है, तो एक बार देख लेते हैं हम। वही इंट्रो से शुरू करेंगे हम। तो मेथड जो फॉर्मेट मैंने रखा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, कहीं ना कहीं अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इजीली आंसर जनरेट कर पाओगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि जो अफ्रीका है, इट इज़ कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर। क्यों? बिकॉज देयर आर वास्ट अनटैप्ड मिनरल्स, एनर्जी, एरेबल लैंड्स एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। तो जितना अफ्रीका के पास मिनरल है ना, उतना टैप नहीं हुआ है, इसीलिए तो सारी जो कंट्रीज होती है उनकी होड़ लगी हुई है कि कैसे अफ्रीका में हमारा डोमिनेंस क्रिएट हो, या फिर अफ्रीकन नेशन के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, ताकि हमें वो एडवांटेज मिल पाए जो उनका मिनरल रिसोर्स रिच रीजन्स है। एंड स्ट्रैटेजिक फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, फूड सिक्योरिटी, मार्केट्स एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, राइट। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मीटिंग एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, फूड सिक्योरिटी, मार्केट्स एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। और यही रीज़न है कि आपके इंडिया है ना, जो इंडियन जो डेलीगेट्स होते हैं, इंडियन जो लीडर्स होते हैं, इंक्लूडिंग पीएम, प्रेसिडेंट, ये अफ्रीकन नेशन ऑफनली विजिट करते रहते हैं, राइट। और हम कई सारे आपके ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करके आए, नाइजीरिया के साथ आए, ठीक है, आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ करके आए। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट होते रहता है, और उसका कारण यही है। फिर देखो रिसोर्स पोटेंशियल बाय टाइप। तो सबसे पहले मिनरल्स। तो जो आपका अफ्रीका है, 30% ऑफ वर्ल्ड्स मिनरल रिजर्व है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने कल कोबाल्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, राइट। तो वो कहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये टॉप प्रोड्यूसर भी आपका। फिर लिथियम आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जिम्बाब्वे में है। बाकी ABC ट्रायंगल आपने देखा ही था रिजर्व, है ना, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। फिर कॉपर आपका जाम्बिया में है ज़्यादा, राइट। फिर प्लैटिनम आपके साउथ अफ्रीका में, और जो रेयर अर्थ्स हैं वो आपके मेडागास्कर में है। तो ये आपके कंट्री वाइज दे दिया है, जो भी मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। फिर देखो एनर्जी रिसोर्सेज में 10% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंसिस्ट करता है एंड 8% ऑफ गैस रिजर्व। तो एग्जांपल नाइजीरिया, अंगोला, मोजाम्बिक और अल्जीरिया। फिर वैसे रिन्यूएबल एनर्जी में सहारा और जो साहिल रीजन है, जैसे राजस्थान हमने देखा इंडिया में राजस्थान रीजन, राइट। वैसे यहाँ पे जो है आपके सहारा एंड साहिल रीजन है, जहाँ पे हाईएस्ट सोलर इरेडियंस अवेलेबल है। फिर विंड में देखो कोस्टल साउथ अफ्रीका, मोरक्को एंड केन्या। फिर एग्रीकल्चर देखो 60% ऑफ वर्ल्ड्स अनकल्टिवेटेड एरेबल लैंड आपके कहाँ प्रेजेंट है, अफ्रीका में। और स्पेसिफिकली किस कंट्री में, तो इथियोपिया, सूडान, नाइजीरिया एंड जाम्बिया। तो आप एक दो भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो ब्लू इकोनॉमी, सो कोस्टल फिशरीज, ऑफशोर गैस, पोर्ट्स, सोमालिया, सेंगल, तंजानिया, मोजाम्बिक, राइट। तो जो आपके पोर्ट्स वगैरह हैं, ऑफशोर गैस है और कोस्टल फिशरीज के जो सोर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आपके इन पर्टिकुलर कंट्री में, सोमालिया, सेनेगल, तंजानिया और मोजाम्बिक। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड में यंगेस्ट पॉपुलेशन आपके कहाँ पे है, बाई 20। तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो अफ्रीका में आपके यंगेस्ट पॉपुलेशन रहते हैं, राइट। बाई 2050 1 in 4 ग्लोबल वर्कर्स विल बी अफ्रीकन। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे नाइजीरिया में अबव 5 है आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट, या फिर एवरेज फर्टिलिटी रेट। तो इसीलिए जो यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन है वो कई ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर डिजिटल एंड सर्विस मार्केट में बूमिंग मोबाइल बैंकिंग, फिनटेक, किन किन कंट्रीज़ में, केन्या, नाइजीरिया, रवांडा और साउथ अफ्रीका।
फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इंडिया कैन यूटिलाइज अफ्रीकाज पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमें एक्सेस मिल सकता है क्रिटिकल मिनरल्स का, राइट। तो इसके लिए हमने काबिल बनाया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, एक्सप्लोरिंग जिम्बाब्वे एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और लिथियम वगैरह का क्या यूज़ होता है ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा दिया था। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म में ऑयल एंड गैस इक्विटी, एलएनजीस डील, राइट। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्म किया था, ओएनजीसी विदेश, आईओसी स्टेक्स इन सूडान, नाइजेरिया, मोजाम्बिक एक्सेट्रा। फिर फूड सिक्योरिटी में एग्रो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं आपके डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में, लाइक केन्या, इथियोपिया, मोजाम्बिक, किस चीज़ का, पल्सेस और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फिर कनेक्टिविटी एंड ट्रेड में देखो सागरमाला अफ्रीका पोर्ट पार्टनरशिप। फिर रिन्यूएबल्स में देखो आईएसए प्रोजेक्ट इज़ रनिंग इन रवांडा, सेनेगल एंड युगांडा, राइट। तो हम कई सारे सोलर पार्क्स डेवलप कर रहे हैं अफ्रीका में, अफ्रीकन नेशन में। फिर मार्केट एक्सेस में हम दे रहे हैं, राइट। अलग अलग जो हमारी यहाँ की टेलीकॉम कंपनियाज है वो वहाँ पे जाके अपना सेटअप कर रही हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। जैसे एग्जांपल एयरटेल अफ्रीका, जिसके 130 मिलियंस कस्टमर हो गए हैं। तो ये सब आप एग्जांपल सोचो, एग्जाम में मेंशन करके आओगे तो कितना आपको अच्छा मार्क्स देगा एग्जामिनर। ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, और बाकी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस तो है ही है। टू काउंटर चाइनाज बॉर्डर रोड डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ऑल्सो इन्हांस इंडो पैसिफिक आउटरीच। अब चैलेंजेस यहाँ पे क्या क्या है, चाइना डोमिनेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी रिस्क। तो ये सब आपको पता है अफ्रीका के प्रॉब्लम्स है। एक तो सबसे पहले कि उनके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप आए दिन सुनते होंगे जैसे सूडान में आपस में ही जो मिलिट्री थे और जो आर्म फोर्सेस थे उनके वो आपस में लड़ गए, राइट। तो आपका सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, तो फिर इंडियंस को इवैक्यूएट करना पड़ा था थ्रू दी ऑपरेशन कावेरी। तो ये सब हम पढ़ के आए। वैसे ही नाइजीरिया में, वैसे ही केन्या अभी सिचुएशन, वैसे ही जो अलग अलग अफ्रीकन नेशन है ना, वहाँ पे आपके कू वगैरह होते रहता है जिसके कारण आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और इसका सॉल्यूशन क्या है आपका, तो बाकी इसका आप सॉल्यूशन भी सोच सकते हो ग्लोबल लेवल पे, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आगे आ सकती है, मीडिएट कर सकती है इन सारे मैटर्स पे। फिर देखो चाइनीज़ डोमिनेंस तो है ही कंसर्न, राइट, क्योंकि चाइना भी आपका हेविली इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीकन नेशन में ताकि चाइना को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाए। फिर सिक्योरिटी रिस्क भी है क्योंकि कई सारे आपके रेडिकल ग्रुप वहाँ पे इमर्ज हो चुके हैं, जैसे बोको हराम, अल शबाब, राइट। फिर पायरेसी आपको देखने मिलेगा जो आपके रेड सी वाला रीजन है, राइट। और साइबर क्राइम भी अभी वहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। फिर इससे रिलेटेड आपके इंडियाज़ की पॉलिसी इनिशिएटिव क्या क्या है, तो IAF समिट का फुल फॉर्म है इंडियन अफ्रीका फोरम समिट, राइट, जो कि आपका एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है। वैसे एक्सिम बैंक का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, तो 12 बिलियन लोन प्रोवाइड किया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी डेवलपमेंट। फिर ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती, तो ये आपके इंडिया ईयर रिव्यू में ही मेंशन था और ऊपर भी हमने देखा, ठीक है, ये वाला एग्जांपल। फिर ISA सोलर प्रोजेक्ट्स और आपके AAGC एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है, जो कि आपका क्या है, काउंटर है BRI का। तो ये हम जापान के साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं, विच फोकसेस ऑन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, राइट। तो ये सब आपके कुछ की पॉलिसी इनिशिएटिव हो गई, याद कर लेना। अगर इससे रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। और बाकी वे फॉरवर्ड में फास्ट ट्रैक क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी, लेवरेज सॉफ्ट पावर, स्ट्रेंथन मैरीटाइम कॉपरेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज इंगेजमेंट। तो ये सब एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके। तो ये सब बहुत अच्छे कीवर्ड्स है, आप आराम से याद कर सकते हो, रेडी टू यूज़ है। बाकी कंक्लूजन में अफ्रीकाज रिसोर्सेज, यूथ एंड लोकेशन मेक इट इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, साउथ साउथ सॉलिडारिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज की टू अनलॉकिंग अ न्यू एरा ऑफ इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन। तो आप ये कंक्लूजन मान के चलो, IR के लिए याद कर लिए, ठीक है। तो अफ्रीका की जगह कोई और भी नेशन आएगा तो आप ये कंक्लूजन चिपका सकते हो, बस अफ्रीका की जगह आपको चेंज कर देना है उस पर्टिकुलर नेशन का, और एक दो उसके स्पेसिफिक फीचर डाल के आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग से कंक्लूजन याद करना है, हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से इंट्रो याद करना है। कुछ तो आप खुद ऑन द स्पॉट बना सकते हो और कुछ आप रेडी टू यूज़ आप याद कर लो ताकि आपका वहाँ पे टाइम सेव हो। फिर देख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। सो वाइटल सोर्स ऑफ फूड, लाइवलीहुड एंड ट्रेड ग्लोबली, जो आपका फिशरीज होता है ये आपका वाइटल सोर्स होता है फॉर फूड एंड लाइवलीहुड और ट्रेड के लिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन सेप्ड बाय ओशियन, प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ विड्थ। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस पे डिपेंड करता है, ओशियनिक प्रोडक्टिविटी पे, कि कितना इसका प्रोडक्टिविटी है फिशरीज का, कहाँ पे आपके फिश मिल रहे हैं, राइट, ज़्यादा। फिर क्लाइमेट तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो हर चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। एंड देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ विड्थ,
तो जितना ज़्यादा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ विड्थ होगा उसमें उतने ज़्यादा आपके कोरल्स प्रेजेंट होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके मरीन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। देन मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल फिशरीज आर इन टेम्परेट एंड सब पोलर वाटर्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद देखो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बाई रीजन, तो रीजन आपका है और ये आपका फिशरीज कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब किस रीजन में किस टाइप के आपके फिश मिलते हैं। तो जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक देखोगे, जो आप जापान चाइना कोरिया वाला रीजन, तो वहाँ पे वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है आपका यहाँ पे क्रोशियो और ओयोशियो, जो कि कोल्ड वाटर वार्म वाटर करंट है, दोनों का यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होता है, जिसके कारण ये आपका एक रिच फिशिंग ग्राउंड फॉर्म करता है, राइट। रिच फिशिंग ग्राउंड। फिर देखो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, नॉर्वे आइसलैंड और यूके के पास, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से फिश मिलते हैं, किस किस टाइप के, कॉड, हेरिंग, मैक्रेल, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड करंट होता है ये प्लैंकटन बूस्ट करता है और ये सब का खाना आपका प्लैंकटन होता है, राइट। तो कॉड लिवर ऑयल भी लोग यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद देखो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, जिसमें आपका कनाडा और यूएसए इंक्लूडेड है, तो ग्रैंड बैंक्स एंड जॉर्ज बैंक्स ओवर फिशिंग लेड टू डिक्लाइनिंग कैचेस। तो जो ग्रैंड बैंक्स है और जॉर्ज बैंक है, वहाँ पे ओवर फिशिंग के कारण जो आपके मरीन पॉपुलेशन है वो क्या है, मरीन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन वो कम हो रही है, राइट। देन वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक, टूना रिच, हाई आर्टिसनल एंड कॉमर्शियल फिशिंग। फिर इंडियन ओशन में देखो कोस्टल एंड डीप सी फिशरीज और मानसूनल इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही। देन साउदर्न हेमिस्फेयर, जिसमें पेरू, चिले और नामीबिया है, तो हम्बोल्ट करंट, अपवेलिंग एंड कुवी रिच, राइट। और पोलर रीजन में लिमिटेड फिशिंग, आर्कटिक कॉड एंड अंटार्कटिक क्रिल। तो पोलर रीजन क्योंकि आपका फ्रिजिड रीजन रहता है ना, फ्रोजन स्टेट में रहता है, तो वहाँ पे जो फिशिंग होती है वो लिमिटेड होती है, और जो आपके टाइप ऑफ फिश मिलते हैं वो मिलते हैं आर्कटिक कॉड और अंटार्कटिक क्रिल। तो ये सब एग्जाम्पल आप याद कर लेना, है ना। तो फिशरीज वगैरह से क्वेश्चन आता है तो आप आराम से मेंशन कर सकते हो, तो एक दो भी एग्जाम्पल आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वही गिवन है, वाई फिशरीज डोमिनेट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो इसका आपका जवाब है वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्योंकि आपके कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बड़ा होता है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ या फिर कोरल रिफ्स का ग्रोथ, ठीक है, तो जो कि आपके मरीन इकोसिस्टम को और डाइवर्स करती हैं। देन मिक्सिंग ऑफ करेंट्स आपका रीज़न है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादातर जो मिक्सिंग ऑफ करेंट्स हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है। तो एक तो आपके अटलांटिक साइड में हो रहा है और एक आपका पैसिफिक ओशन में हो रहा है, जो मैंने ऊपर अभी आपको एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन है, लैब्राडोर और जो गल्फ स्ट्रीम का जो मिक्सिंग होता है, राइट। लैब्राडोर आपका कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म ओशन करंट है। फिर टेम्परेट क्लाइमेट, तो टेम्परेट क्लाइमेट में आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है बिकॉज ड्यू टू मॉडरेट टेम्परेचर। देन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब क्योंकि आपके जो फिशरीज रिलेटेड सेक्टर्स है, ठीक है, वो इमर्ज हो रही हैं, इसके कारण आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है, और इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी आपको बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है कि फिशरीज सेक्टर में जो स्टोरेज का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग, ग्लोबल मार्केटिंग यूनिट्स ये सब सेटअप किए जा रहे हैं। उसके बाद मैरीटाइम ट्रेडिशन in which historical fishing culture is included, then capital and investment, research and development, mechanized fleet, satellite navigation, etc. एंड लास्ट में गुड गवर्नेंस। तो ये सब यूनिवर्सल पॉइंट है, गुड गवर्नेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका देखो चैलेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, चैलेंज क्या क्या है इसका, तो ओवर फिशिंग, राइट। देन इकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन मैरिन इकोसिस्टम, नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल एंड अंडर यूटिलाइज रीजन। अब देखो यहाँ पे आपको ना ये जरूरी नहीं है कि यही आप याद करोगे, आप सिंपल सोचो ना, अभी क्या क्या चैलेंज है आपके फिशरीज में, एक तो सी लेवल राइज, राइट। फिर ओशन एसिडिफिकेशन, कोस्टल इरोजन, तो ये सब आप चैलेंजेस लिख सकते हो, राइट, और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है, while fisheries are globally distributed, northern hemisphere countries dominate due to natural advantages and technological maturity, right। तो नेचुरल एडवांटेज क्या है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो है आपके कॉन्टिनेंट, प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिनेंट, और टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉन्टेंट है वहाँ पे, कॉन्टिनेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आपकी ज़्यादा है,
So sustainable practices are critical for ensuring long-term productivity, especially in tropical region with untapped potential. तो ये हो गया आपका प्यारा सा कंक्लूजन। तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तरीका पता लगा होगा। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कंसाइज वे में आपको दिया है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ही लिख के आना है। आपको अननेसरी इसमें भी इवन आप चाहो तो फिल्टर आउट कर सकते हो खुद के लिए, राइट। तो जहाँ पे नेसेसरी आपके एग्जाम्पल्स थे वहाँ पे मैंने वो मेंशन किया, आपको एक क्वेश्चन लाइव लिख के भी दिखाया। अब आपका काम है कि इसमें इस आज के लेक्चर में आपके 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर्ड हो गए, ठीक है। तो आप कोशिश करना जो रिमेनिंग है, जो एक तो मैंने लिखा दिया आपको, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद इमीडिएटली लिखो, ताकि आपके माइंड में ना सेट हो जाए। उसके बाद कभी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप निश्चिंत हो जाओ कि अरे ये मैंने एक बार लिख रखा है, तो अब मैं आराम से लिख लूँगा और पॉइंट्स जनरेट कर लूँगा, राइट। तो इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।